जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि यूपीएससी ऑप्शनल के सेकंड पेपर के पाठ्यक्रम में जो हमारे चिंतामणि भाग 1 है, जिसमें निबंध निलय में भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है, ये निबंध हमारे पाठ्यक्रम में है और उसी की श्रृंखला चल रही है। उसी दिशा में ये तीसरा वीडियो है। पूर्ववर्ती दोनों वीडियो में ये चीज़ें कंफर्म कराई गई हैं कि एक तरीके से देखा जाए कि कवि का जो है कवि कर्म क्या होना चाहिए, आखिर वो समाज में अपने जो कविता धर्मिता है उसका निर्वहन करते हुए समाज को क्या देना चाहता है, उसकी वैचारिक जड़ता को कैसे मिटाना चाहता है। और सबसे बड़ा तो ये निबंध के निबंधकार द्वारा कहा गया है, संदेश को दिया गया है कि लोगों में वैचारिक परिवर्तन लाना कितना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए उसी की श्रृंखला में आगे ये चीज़ें हैं कि कविता और सृष्टि प्रसार, यानी कविता और कविता का जो तादात्म्य में है एक सृष्टि प्रसार के साथ क्या है, वो निबंधकार कह रहे हैं कि हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाहरी प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतर प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई इसकी भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। कहने का क्या मतलब है कि हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले जो रूप होते हैं, रूप और व्यापारों की भावना के सामने, उसको भावनाओं को सामने लाकर कविता जो है बाहरी प्रकृति के साथ मनुष्य की जो अंतः प्रकृति उनका सामंजस्य घटित करती है, वही करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले, यानी जैसे एक व्यक्ति अपनी भावनाओं से बिल्कुल एक तरीके से उनको समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशु वृत्ति में ही लिप्त रखे, तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहलाते हुए खेतों और जंगली हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पटपर के बीच खड़ी झाड़ियों को देखकर क्षणभर लीन ना हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग ना दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह ना खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर वह अपनी भीतरी कुरूपता को देख वह न मतलब उसको कुरूपता को देख उसने विसर्जन नहीं किया कि इसको एक विसर्जित कर दे, हटा दे, यदि वो दीन दुखी का अंतर्नाद सुनकर वह पसीजा नहीं, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख वो क्रोध से ना तिल मिलाया, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर वो व्यक्ति हंसा तक नहीं, उसके जीवन में रह क्या गया। ये चीज़ आप निबंध निलय की अन्य कविताओं में भी देखेंगे कि साहित्य की प्रगतिशीलता में अगर देखें तो एक तरीके से वैचारिक जो जड़ता होती है ना, उस पर कुठाराघात किया गया निबंधकार द्वारा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जहाँ पे हर्षोल्लास का समय है तो वहाँ पे उस खुशी में शामिल नहीं होता, जहाँ दुख का है तो उस दुख समागम में दुख को समानुभूति के स्तर पे जाके बांटने की कोशिश नहीं करता। या मान लीजिए कोई एक तरीके से चिंतन में डूबा हुआ तो चिंतन मनन में वो भी एक तरीके से उस पर सहभागी बने, सामने वाले को समझाए। एक तरीके से ये व्यक्ति ऐसा है, मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे जंगल में तमाम वन हो और वृक्ष हो, उसके बीच एक बिल्कुल अलग हो जो उन तमाम जो भी झंझावात आ रहे हैं उन सभी से अलग खड़ा हो। ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही है। तो कह रहे हैं कि आखिर जो समाज में रहकर समाज से इस तरीके से कटा हुआ प्रतीत हो, जिसको समाज की दुख सुख हंसी खुशी किसी से भी कोई मतलब नहीं हुआ, आखिर उसके जीवन में रह क्या गया। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न नहीं हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझनी चाहिए। काव्य दृष्टि कहें तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, यानी यहाँ पे शुक्ल जी संपूर्ण सत्ताएं एक ही हैं, परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक भी परम भाव के अंतर्भूत है। और बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुँचता है तो वही है। कविता वो कह रही है कि जो न केवल नर क्षेत्र के भीतर है बल्कि वह मनुष्यतर बाह्य सृष्टि और समस्त चराचर जगत तक विस्तृत हो, तो वो स्पष्ट इस बात को कर देते हैं कि ये चीज़ तो मनुष्य के भीतर होती है, कहीं बाहर से नहीं मिलती, ये तो होना ही चाहिए मनुष्य के अंदर। कहीं पहले वो एक एक देखिए एग्जाम्पल ले लेके उदाहरणों के माध्यम से भी इन चीज़ों को समझाते हैं कि पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकार कविता, जो संसार में अधिकतर कविता अगर देखी कि इसी क्षेत्र के होते हैं, नर क्षेत्र के, नरत्व की
बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तक हो या प्रबंधात्मक ज़्यादातर पाई जाती है। कहने का ये मतलब है, तो साहित्यिक हो गया कि लेखक का कहने का ये तात्पर्य है कि कोई भी अगर आप रचना पढ़ते हैं तो किसी के बारे में भी रचना लिखी हो, आत्मकथात्मक शैली में हो, तो एक उसका होता है बाहरी पक्ष जो चीज़ों को सबके समक्ष रखना चाहता है, एक जो होता है उसके आंतरिक पक्ष जो बिल्कुल चीज़ों को सामने नहीं रखना चाहता है। वो बिल्कुल हर एक लेखक का ये होता है। तो वही कह रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में हम पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। और ये चीज़ें अगर आप देखिए तो प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग में भी यद्यपि शेष दो क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा जो होता है वो नर क्षेत्र के भीतर ही होता है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन कुछ मिलते हैं जिनमें कवि की मुक्त दृष्टि प्रधानता मनुष्येतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंस पाई गई है। देखिए, ये कहा गया कि प्राचीन महाकाव्य हो या खंड काव्य, उनको जब उनका लेखन हुआ है तो ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम स्पष्टता उन्हीं बातों को रख दिया गया है। उसमें भी आप बीच बीच में कहीं देखते हैं कि मुख्य यात्रा जो है नरक्षेत्र के भीतर ही है। वाल्मीकि जी रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन कुछ मिलते हैं देखने को, जो लिखा है कि जिनमें जो कवि है उसकी मुक्त दृष्टि प्रधानता मनुष्येतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई गई है, पर उसका प्रधान विषय क्या है कि हमको लोक चरित्र को बनाए रखना है। और प्रबंध काव्य जो है, प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है, चाहे वो रहे मुक्तक या फुटकर पद्य, वे भी अधिकतर मनुष्य ही की भीतरी बाहरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है, यह उद्दीपन मात्र बनकर रह गई है। श्रृंगार के उद्दीप्त रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रतिभाव नहीं होता, नायक या नायिका के प्रति होता है। वे एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र या आलम्बन नहीं होते। संयोग में भी सुख बढ़ाते हैं, वियोग में काटने भी दौड़ते हैं। जिस भावोद्रेक और जिस व्योरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक और उस व्योरे के साथ उनका नहीं, कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। तो मनुष्य के रूप, व्यवहार या मनोवृत्तियों के सादृश्य साधर्म की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु, व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान भी गौड़ ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। आगे कहते हैं, मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का आलम्बन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलम्बन के रूप में हुआ है, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो हो बिंब ग्रहण या हो अर्थ ग्रहण। किसी ने कहा है कि कमल, अब मान लीजिए हमने कह दिया कमल, तो कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है, मतलब वो देखने का लोगों का नज़रिया है कि कमल को कमल कौन किस रूप में देखता है, तो कोई कमल कहने से ही मान लीजिए उसको ऐसा प्रतीत हो बिंब के रूप में कि सफ़ेद पंखुड़ियों वाला झुका हुआ नाल आदि के सहित एक फूल, वो मूर्ति मन में आ जाए थोड़ी देर के लिए। और इसी कमल को कोई ऐसा भी समझ सकता है कि कोई चित्र उपस्थिति ना हो, केवल वो पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला ले। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का। बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरों पर न दृष्टि जा ही सकती है और न रम ही सकती है। अतः जहाँ ऐसे पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले, वहाँ ये समझना चाहिए कि कवि ने क्या किया है, बाह्य प्रकृति को आलम्बन के रूप में ग्रहण किया है। तो देखिए, एक तरीके से बताया गया है कि एक ही चीज़ को समझने वाला अलग अलग रूप में समझता है। क्यों, आप चलते हुए रास्ते पे एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक तरीके से पूरी तरीके से देख के आपके अंदर संवेदनशीलता होगी, तो आप बिल्कुल अंदर से एक तरीके से देख के आपका हृदय द्रवित हो उठेगा। परंतु एक व्यक्ति सामने से चला जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जो कवि का मन होता है, कवि का कर्म होता है, तो कवि को एक अलग ही हृदय इस मामले में मिला होता है। वो सूक्ष्मांकन करता, हर एक चीज़ों को छोटी सी छोटी जो उसके मतलब एक तरीके से अलग अलग बिंदुओं पे जाके सूक्ष्मांकन करता है। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग वर्ण आकृति तथा उसके आसपास की संपूर्ण परिस्थितियों का संश्लिष्ट विवरण देता है, और वो बिना अनुराग बिना प्रेम के ऐसे सूक्ष्म ब्योरों पर दृष्टि जा भी नहीं सकती, रम भी नहीं सकती, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो वहाँ कुछ भी नहीं देख पाएगा। वो देख पाएगा तो वो कभी ही देख पाएगा। और वाल्मीकि का ये संकेत इन्होंने बताया कि एग्जाम्पल के रूप में कि यहाँ क्या, अगर आप देखिए तो वाल्मीकि का ये हेमंत वर्णन लीजिए। अवश्याय निपातेन किंच प्रक्लिन्न सांदला बनानाम शोभिते भूमि निर्विष्ट तारुणा तपा अस्पृशतम विपुलाम सितमुंद का दुरिद सुखम अत्यंत त्रिषितो वनः प्रति संहारिते करम अवश्याय तमोनदाह नियारा तमसावृता प्रसुप्ता यु लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजया वस्पास छन्न सालिला ऋत विज्ञे यसारसा हिमार्द बाल कैस्तिरे सरितो भांति सांप्रतम जरा जर्जरते पदे सृड के सर कर्ण के नाल सैसर में मध्य अर्स्तन है भांति कमलाह करा। वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ नीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभायमान हो रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोए से जान पड़ता है। नदियाँ जिनका जल कोहरे से ढका हुआ पाती है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्दों से लगता है, हिम से आई बालू के तटों से ही पहचानी जाती हैं। कमल जिनके पत्ते जुड़ होकर झड़ गए हैं, जिनकी केसर कड़िकाएं टूट फूट कर छितरा गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र वो खड़े हैं। कवि इस तरीके से वर्णन कर रहा है कि मनुष्यता जो बाह्य प्रकृति है वो इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है, जो कि वाल्मीकि के सब जितने भी ये कुमार संभवम है, रघुवंशम है, तो ये रचनाएं जो है अपने आप में एक तरीके से प्रकृति की अलग ही छटा बिखेरने का काम करती हैं। ऐसे में नाटक यदि मनुष्य ही की भीतरी और बाहरी वृत्तियों का एक आवरण है और उसी का प्रदर्शन होता है, उसकी प्रवृत्तियों की विशेषताओं के वर्णन के रूप में हम देखते हैं, तो ये एक तरीके से उसका ही प्रदर्शन होता है, उसके ही बारे में लिखा जाता है। और ये यहाँ पे संस्कृत के जो भी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं वाले और जो भी संस्कृत के एक बड़े बड़े लेखकों के रूप में रहे हैं, चाहे भवभूति हों, वाल्मीकि हों, तो उनके बारे में कहा गया कि जैसे भावभूति का देखें तो भावभूति भी अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्तीय विधान के लिए ही प्रसिद्ध है। पर उनके भवभूति के उत्तर रामचरितम में अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं बाहरी प्रकृति का बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाया जाता है भवभूति के उत्तर रामचरितम में। पर मनुष्य के जो अंदर मनुष्य के परे है, मनुष्योत्तर बाह्य प्रकृति जो मेघदूत में मिलता है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं देखने को मिलता है। पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है, जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी मग्न हुआ करता है। वह घूम घूम कर वक्रता दे या ना दे, चंदा इकट्ठा करे या ना करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत ने कल्पना की क्रीड़ा है, ना कि कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत की सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती, कहीं मधुर, कहीं सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडौल कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्ची कवि का हृदय क्या कहता है कि वो इन जितने भी रूप है, चाहे बेडोल हो, कर्कश हो, विशाल हो, विचित्र हो, उग्र हो, कराल हो, भयंकर हो, एक जो सच्चा कवि उसका कवि कर्म क्या कहता है इन सब के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि इनसे अनुराग रखो। अनुराग एक तल्लीनता हो और तल्लीनता के साथ ही तुम इसका वर्णन कर पाओगे। अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, उससे मेल मिलाप करोगे तो ही आप उसकी सच्ची बातों को सबके समक्ष रख पाओगे। जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसार के सौरभ संचार मकरंद लोलुप मधुप गुंजार कोकिल कुंजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं, वे विषय या भोग लिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिमबिंदु मंडित मरकताव सादल जल अत्यंत
विशाल गिर शिखर से गिरते हुए जलप्रपात की गंभीर गर्ज से उठी हुई शिखर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हुए तमाशबीन है। सच्चे भावुक या हृदय नहीं है। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे की कवियों में मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया गया वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को ही लेकर देता है। अंग्रेजी के पिछले कवियों में वर्ड्सवर्थ, देखिए ये कवियों का नाम आता है। जब नटजारफ हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी कवियों के जैसे जिसमें हमको पढ़ना होता काव्य शास्त्र, और काव्य शास्त्र में जो भी पश्चिम के दार्शनिक रहे हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ की तुलना की जाती है अपने यहाँ के पंत जी से, क्योंकि वो भी सुकुमार कवि कहलाते हैं, है ना। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत कहलाते हैं। पंत प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति का जैसा सौंदर्यपूर्ण उन्होंने एक तरीके से हमारे समक्ष दर्शन रखा है, वही चीज़ पश्चिम दार्शनिकों में अगर देखा जाए तो पश्चिमी साहित्यकार में वर्ड्सवर्थ का वही स्थान है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे ही अंग्रेजी के पिछले कवियों में वर्ड्सवर्थ की दृष्टि भी सामान्य में चिर परिचित, सीधे साधे, प्रशांत और मधुर दृश्य की ओर रहती थी। पर शैली भी वैसे ही है, एक तरीके से साहित्यकार हैं पश्चिम के, तो शैली की असाधारण भव्य और विशालता भी उसी ओर है। साहचर्य, अच्छा एक प्रश्न का यहाँ जिक्र करते हैं कि इसमें ये प्रश्न आता है निबंध में कि आपको निबंध शैली में ये जो चिंतामणि भाग रामचंद्र शुक्ल जी का है पाठ्यक्रम में, इसकी भाषा की जो एक सुसंगठित स्थिति है ना, उस पर प्रश्न आया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जो लैंग्वेज है इसकी बिल्कुल अलग ही है, साहित्यिक स्तर का एक चरमोत्कर्ष रूप देखने को मिल सकता है। तो ये जो निबंध है, इस निबंध को पढ़ने से एक तरीके से हमारा जो भाषाई का लेवल है ना, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि साहचर्य संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चित्त परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की ज्योति हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली जो ग्राम वनिताएं थी, मतलब गांव की स्त्रियां जो थी, उनमें साफ सुथरे ग्राम चैत्य जो थे, घूमने वाले ग्राम, गांव के चैत्य विहार, और कथा कोविद ग्राम वृद्ध में इसी प्रकार का माधुर्य का अनुभव किया था। यानी बताया जा रहा है कि जो कवि हैं और जिन्होंने लिखा है, तो देखिए प्रकृति का वर्णन कैसे वो करते हैं। आपको शायद आपने देखा इन चीज़ों को कुछ नहीं आभास हो, आपके मुख से वाणी कुछ भी प्रस्फुटित नहीं हो, लेकिन एक कवि जब वो देखता है कि सीधे साधे चिर परिचित दृश्यों में माधुर्य की अनुभूति वो कैब महसूस करता है। ये आप कालिदास ने जब वर्षा का, यानी वर्षा तो आपके यहाँ हो रही होगी, सब देखते हैं, पर क्या आपके मन में भी कालिदास के प्रथम वर्षा जो है आषाढ़ का एक दिन में आप देखेंगे मल्लिका का, कि कालिदास जी जो वर्णन करते हैं कि वर्षा का पहला दिन, वो वर्षा के पहले दिन में कैसे कहते हैं कि जल से सिक्त तुरंत की ज्योति हुई, जैसे धरती है मान लीजिए, तुरंत जुता हुआ खेत है, और उसके पास वो बिखरी हुई भोली चितवन वाली, देखिए ग्राम नायिकाओं का इतना अच्छा वर्णन, सौंदर्यपूर्ण वर्णन, कि वो जो गांव की जो ग्राम वनिताएं हैं, स्त्रियां हैं, वो उनकी जो चितवन है, दृष्टि है, साफ सुथरे ग्राम चैत्य और कथा कोविद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार का माधुर्य का अनुभव किया जा सकता है। आज भी उसका अनुभव लोग करते हैं। बाल या कौमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया के जिस झोपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किए करती है। बुढ़ी की झोपड़ी में ना कोई चमक धमक थी, ना कला कौशल का वैचित्र। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था, नींव के किनारे चढ़ी हुई पट्टी पर सत्यानाशी के नीलाव हरित कटीले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। सारांश ये है कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता का पहचान नहीं है, शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है। जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती है तो वे ही पूरे सहृदय भावुक हृदय को एक तरीके से बदलने का काम करती है। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन है। दोनों पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, नदी नाले,
पर्वत मैदानों के बीच जो व्यतीत हुए दिन हैं अथवा प्रकृति के अधिक रूपों के साथ वो संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर, अब देखिए ये भी बता रहे हैं कि जो हमारे आज की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, प्रकृति के साथ प्रेम करो, अदरवाइज जलवायु परिवर्तन जो है वो अपने एक तरीके से जलवायु परिवर्तन एक आपदा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है और बहुत ही भयावह स्थिति वो वैसे भी पैदा कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो आज ग्राम से कटे हुए हैं, आज शहर कस्बों में सब कुछ तब्दील हुए जा रहे हैं, हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में बसे जा रहे हैं, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। मतलब वो यादें, एक साहित्यकार हो सकता है कि अपने गांव की ज़मीन से उठकर दिल्ली में बैठ के लेखन का काम कराओ, पर वो मधुरता कैसे लाएगा। ये चीज़ आषाढ़ के एक दिन में आप देखिए कालिदास को कि एक तरीके से जो मल्लिका थी, मल्लिका का प्रेम था, वहाँ का वातावरण था, उसमें जो लेखन का काम होता था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि लेखन के लिए भी आपकी जो मनोभावनाएं हैं, जो भाव अभिव्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्षता, वो जिन चीज़ों को देखती है उससे जुड़ती है और वही चीज़ें आप लिखने का काम करते हैं। और आप एक महल में बैठ के एक झोपड़ी के मुद्दे को लिख रहे हैं, तो वो बिना अनुभव के क्षेत्र के आप उसमें कितनी एक तरीके से नेचुरलिटी ला सकते हैं, बल्कि वो एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कृत्रिमता भावबोध से भरा होगा। इसलिए कहते हैं कि इसमें एक चीज़ आप देखेंगे भी कि स्त्रियों के मुद्दे पे ये चलता रहता है कि स्त्री विमर्श अगर स्त्रियां करें जो कि खुद उस अनुभव को झेली हैं, जो एक तरीके से खुद संघर्षों को झेली हैं और वो उनके अनुभव का एक तरीके से खजाना है, तो वो उन चीज़ों को अच्छे से लिख पाएंगी। या इसी तरीके से अन्य वर्गों की भी बात करें, स्त्री विमर्श को छोड़कर दलित विमर्श हो, जाति विमर्श हो, एक तरीके से वनवासियों का जो है जो समाज है उनके जो विमर्श की बात हो, तो जो जिनकी विमर्श में आता हो, जो जिनके अनुभव क्षेत्र में आता हो, अगर वो अपने दुख को सबके समक्ष रखेंगे तो जो उनकी पीड़ा होगी उसमें कृत्रिमता नहीं होगी, बल्कि वो जो भी होगा नेचुरल होगा। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो निबंधकार हैं उनके माध्यम से कि जो हम आज एक घेरे में बंद रहते हैं, हर वक्त पास ना रहकर एक घेरे में बंद रहते, कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास भी चले जाते हैं, हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। यानी हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर नगरों में आ बसे हैं और उनके बिना रहा भी नहीं जाता, तो हम उन्हें हर वक्त पास ना रखकर एक घेरे में बंद करते हैं कि चलो पेड़ पौधे लगा देते हैं और कभी कभी उनके पास भी जा लेते मन बहलाने के लिए, हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं, गौरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं, बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करते मांगती है या चोरी से ले जाती है, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़ कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में अगर देखा जाए तो जब सूखी चने की कड़ाई की परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हम उसके प्रेम का अनुभव करते हैं। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागते फिरते हो, जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहे कि प्रकृति हमको ढूंढ रही है, एक मानवीय कारण की प्रकृति हमको ढूंढते ढूंढते आ रही है। हमारे छज्जों पे जो छोटी छोटी घासें निकल आ रही हैं वो मानो ऐसे लग रही है वो खुद मेरे घर में अपने हक के साथ खुद अपना जगह बना ली, ये बिल्ली खुद आई अपना मांग रही है। यानी सबका अपना अधिकार है, प्रकृति में सबका अपना अधिकार है, वो अधिकार जो कि आप एक मनुष्य हो, आप चेतनता की स्थिति में उन सभी से उठे हो, आप उनके बड़े हो तो आप बड़े की तरह पेश आओ, ये चीज़ है। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो कहते हैं कि जो केवल अपने विलास या शारीरिक सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्य की कमी है, वो देख ही नहीं सकते इन चीज़ों को। जो व्यक्ति सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है, संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इसी प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो पाती। तो इस तरीके से मार्मिक तत्व में देखिए कि मनुष्यतर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तत्वों की विव्यंजना करते हैं। पशु पक्षियों के सुख हर्ष विषाद राग द्वेष तोष क्षोभ कृपा क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति चेष्टा शब्द आदि से होती है।
वो तो बहुत ही प्रत्यक्ष होती है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्त वे कभी कभी किया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से घटीत कर सूक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कौवे सवेरे होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं, वे समझते क्या है? वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा रहे, कहीं धोखे में हमारा भी नाश ना कर दे। यह सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं। जहाँ तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं वहाँ वे अलंकार रूप में ही रहते हैं, पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप व्यापार परिस्थिति में ही मिलता, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में ही हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है, ये भी एक चिंता है। मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है, जंगल कट कट कर खेत गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं, पशु पक्षियों का भाग तो छिनता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक मनुष्य की लालसा प्रवृत्ति को भी दिखाया गया है कि हम प्रकृति के साथ एक तरीके से देखें तो खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं। हम अपना स्थान तो घेर रहे हैं, यानी मनुष्य सारी पृथ्वी को छेक रहा है तो छेक रहा है, लेकिन वो चेतनता की स्थिति में उठा भी है, लेकिन वो पशु पक्षियों का भी स्थान नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लगातार मानव और पशु के बीच संघर्ष की स्थिति जो पैदा होती है वो अक्सर हम सुनते रहते हैं कि कभी किसी शहर में आप देखिए कि शेर आ गया, कभी कहीं पे हाथी घुस आया। मतलब कि जो जंगल जो उनके लिए एक निश्चित दायरा था, उस दायरे में वो आपके दायरे में नहीं आना चाहते, पर आप उनके दायरे में भी। मनुष्य वही है कि फैलता जा रहा है इस जमीन पे, वो धरा को अपना ही समझ रखा है, सभी जगह वो अपना ही अस्तित्व चाहता है, न उसको प्रकृति से मतलब है। वो अपनी विकास में इन चीज़ों को बिल्कुल पीछे छोड़ चुका है। तो हम सुनते हैं कि इस समय फिर क्या होता है, मनुष्य और पशु के बीच संघर्ष चल रहा है। तो वही कह रहे हैं कि देखिए निबंधकार की चिंतन दृष्टि कहाँ तक है, प्रकृति के साथ उसका एक तरीके से साहित्यता है ना, क्योंकि सामान्य मनुष्य तो समझ नहीं रहा है, और एक लेखक इस बात को समझा रहा है कि तुम अपनी जगह छोड़ के दूसरे की जगह को कब्जा कर रहे हो, वो तुम्हारी जगह को कब्जा करने नहीं आ रहे हैं। तो पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जाए, कहाँ तो हमारी गुलामी करते रहे। एक बात और भी है, यहाँ पर जब हम GS प्रिपेयर करते हैं तो GS में जब ये पर्यावरण के संबंध में बातचीत होती है कि मनुष्य और पशु के बीच संघर्ष, क्योंकि पर्यावरण में आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हाथी के लिए गलियारा बनवाना है या किसी के लिए कुछ कराना है, क्योंकि ये जो है ना मनुष्य के बीच इनका जो है आवागमन काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिससे मनुष्य ये कह रहा है कि नहीं, ये हमारे जीवन में एक तरीके से बाधा पैदा कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि एक साहित्यकार पर्यावरण को कितने अच्छे से समझा के ये पहले ही संदेश दिया है। यानी हिंदी साहित्य में और हिंदी साहित्य में एक साहित्य को पढ़ने से आपकी संवेदनशीलता किस हद तक बढ़ सकती है कि साहित्यकार आपको पहले ही बता रहा है कि आप अपनी जगह के दायरे को बढ़ा रहे हो, सामने वाला नहीं बढ़ा रहा है। ये है हमारे साहित्य की देन, जो साहित्य में हमको पर्यावरण की सीख भी मिल रही है, हमें संवेदनशील बनने की भी शिक्षा मिल रही है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी गुलामी कैसे हमारे जो है बस्ती के भीतर एक तरीके से है, हम उतना स्वच्छंद नहीं हो पा रहे हैं और यह आसपास रहते और छीन झपट कर अपना हक लेना चाहते, हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते मानो उन्हें जीने का अधिकार नहीं। देखिए एक चीज़ ये भी है, पॉलिटी भी पढ़ते हैं कि जीने का अधिकार है ना, राइट टू फ्रीडम हम लोगों को चाहिए, सभी को चाहिए। तो फ्रीडम, हमें आज़ादी चाहिए, जीवन जीने का अधिकार भी चाहिए, राइट टू एजुकेशन भी चाहिए, सभी चीज़ का राइट चाहिए हमको। तो वही कह रहे हैं कि राइट चाहिए आपको, लेकिन एक चीज़ मिसिंग था, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसलिए हमारे संविधान में जोर दिया गया कि कर्तव्य भी पार्ट है। मूल अधिकार तो है, लेकिन मूल कर्तव्य कहाँ है? आपका भी कर्तव्य है, अपने पशु पक्षियों, अपने प्रकृति को संजोए रखना आपका भी कर्तव्य है। तो आप अपने हक के साथ रहो, हम उनके साथ, क्योंकि वो आपसे कोर्ट में लड़ाई करने नहीं आ सकते। आपकी संवेदनशीलता पर्यावरण के प्रति क्या है कि आप इन निबंध के माध्यम से देखिए इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे निबंधकार ने हमें इससे कनेक्ट कर दिया है कि आप अपना अधिकार तो समझते हैं, लेकिन आप जो नहीं बोल पा रहे हैं, आप उनके अधिकार को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और आप एक तरीके से प्रवेश वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते आ रहे हैं मानो उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है, अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्यानुभूति के अंतर्गत होती है। ये सब कैसे अंदर आया हमारे? ये है काव्य की अनुभूति, ये है प्रकृति की मर्मस्पर्शी चीज़ों को एक काव्य के, एक कवि के नज़रिए से देखना, क्योंकि हमारा सामान्य नज़रिया इन चीज़ को देख नहीं सकता। ये उनका ही सूक्ष्मांकन दृष्टि है जो हमें ये
बता रहा है कि हम उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज़ उठा ले जाता है और किसी पेड़ के ऊपर मान लीजिए बैठा बैठा हमें घुड़की देता है, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि देते हैं घुड़की या अर्थ ओज भरी हरी, जीने का हमारा अधिकार क्या ना गया रहे। मतलब वो बंदर के संदर्भ में कहा जा रहा है कि वो कह रहा है जीने का हमारा अधिकार क्या नहीं रह गया। पर प्रतिषेध का प्रसार बीच तेरे नर, क्रीड़ा में जीवन उपाय है हमारा या। दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे हुए, उनकी उदारता भी सकता नहीं तुझसे। फूली फली उमंग उपकार की तू, छेकता है जाता हम जाए कहाँ तू ही कह। तो देखिए एक बंदर के संदर्भ में बताएगी कि वो तो आपसे कैसे कह रहा है। पेड़ पौधे लता गुल्म आदि भी इस प्रकार कुछ भाव या तत्वों की व्यंजना करते हैं। जैसे ये बंदर बिल्कुल कह रहा है कि छेकता जाता है मनुष्य, हम आखिर जाए तो कहाँ जाए। हमारे जो पूर्वज बल्कि रहे होंगे तुम्हें बहुत कुछ एक तरीके से उदारता भाव से दे के गए, तुम तो सब कुछ सिमटा दे रहे हो, सब कुछ हमारा हड़प ले रहे हो, हमको स्थान कहाँ दे रहे हो। तो पेड़ पौधे लता गुल्म आदि भी इस प्रकार कुछ भावों या तत्वों की व्यंजना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती है। समान दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, कृष्ण जो गर्मी होती है उसकी प्रचंड आतप में उनकी शिथिलता और म्लानता को, शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को, मधुकाल में उनके रसोन्माद को, उमंग और हास को, प्रबल बात के झकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती। इसी प्रकार भावुकों के समक्ष अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तत्वों की भी व्यंजना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने या अन्योक्तिकारों द्वारा कहीं कहीं ये व्यंजना की ओर ध्यान लिया जाता है कि कहीं कहीं का मतलब ये भी है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावनाओं का आरोप किया है, उनकी जो रूप चेष्टा है या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं किया है, पर उनकी विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वट वृक्ष दूर तक छाया आखिर फैलाया कैसे, वो कितना उदार हृदय है। हवा की झोंकों से उनकी टहनियाँ और पत्ते हिल हिलकर मानो बुला रहे हैं कि हम जो धूप से व्याकुल हैं वो हमको छां देंगे। और हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आंख मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जाके बैठते हैं। इतने में कुत्ता जीभ बाहर निकाले हाँफते हुए आता है और उस छाया के नीचे वो भी आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस परिस्थिति को देख हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है, काया की न छाया है केवल तुम्हारी द्रुम, अंतस के मन उनका प्रकाश ये छाया है। भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धरा भी, जिसमें ना पूरा पूरा नर बह पाया है। शांति सार शीतल प्रसार यह छाया धन्य, प्रीति सो पसारे इसे कैसी हरि काया है। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है। यानी एक तरीके से मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं कि ये जो वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे तुम बैठ के आराम से ठंडी हवा ले रहे हो और एक कुत्ते को भगा रहे हो। तुमने तो अपना हक छीन लिया, अपने क्षेत्र को कब्जा कर लिया, जबकि वो उसका भी स्थान था, तुम्हारा भी था, उसको तुमने भगा दिया। और इस शांति सार शीतल प्रसार जो शीतल प्रसार है इसकी छाया तुम ले रहे हो। तो हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, वो जो वट वृक्ष समान है, विशाल वृक्ष जो सभी के लिए है, देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया। क्या उद्दंडता तुमने की है, तुम्हारा खुद का क्या रूप है, तुम अपने अंतस में झांको, तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तुम वाकई में क्या पशुवृत्ति से उठे हुए हो, क्या तुम मानव चेतना के हकदार हो। यानी ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्येतर सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है यहाँ पे। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है, कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन क्षेत्र पर आती है। कहने की अब आवश्यकता ही नहीं है कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समस्त दृष्टि, यहाँ समष्टि कहने का मतलब है जो हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं कि संपूर्ण धरा जो है वो पृथक सत्ता नहीं है, वो एक ही सत्ता का है ना। जैसे अहम ब्रह्मास्मि एक तरीके से देखा जाए अद्वैतवाद जो कहता है कि कोई दूसरा नहीं है, जो भी है एक ही सत्ता के हम सभी उत्पाद हैं। तो कहने का वही बिल्कुल मतलब है यहाँ पे कि काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहता और प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाता है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ी हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतल का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी
भरी जो लहलाती घास है, प्रफुल्लता है, उसका विधान करते हुए नदी का अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत होते हैं। पर्वत की ऊंची चोटी में विशालता और भव्यता का वाद विलोड़ित जल प्रसार में क्षोभ और आकुलता का प्रकीर्ण जो विकीर्ण घन घन मंडित रस में रंजित शांत दिगंचल में चमत्कार पूर्ण सौंदर्य का ताप से तिलमिलाती जो धरा है, उस धरा पर झूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उच्च श्रृंखलता का बिजली की कपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी ज्वलंत स्फोट में भीषणता का आभास करते हैं। ये सब आखिर विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएं हैं या कल्पनाएं? स्वार्थ भूमि से परे पहुंचे हुए जो, अब यहाँ पे देखिए कवि के बारे में बताया गया है कि ये जो कवि है ये स्वार्थ भूमि से परे पहुंचे हुए सच्ची अनुभूति योगी है या कभी इसका दृष्टा मात्र है, तभी वो इन चीज़ों को एहसास कर पा रहा है और देख रहा है। बाकी समस्त जगत के बारे में बोले तो वो जड़ चेतन के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियां अपने मार्मिक तत्वों की भी व्यंजना करती हैं। जीवन में तत्वों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने भी किया है। जैसे इधर नरक्षेत्र के भीतर देखते हैं तो सुख समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले, स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले, विपत्ति और दुर्दिन में पास रहने वाले नहीं फटकते। यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत ही बड़ी बात कही गई है कि सुख समृद्धि और जब संपन्नता होती है उस दशा में दिन रात जो घेरे रहते हैं, आपको आपकी स्तुति करते हैं, आपको याद रहते हैं, खासा उनका कोलाहल रहता है आपके आसपास, वही व्यक्ति विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं फटकता है। उधर जड़ जगत के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते रहते हैं वे उसके सूखने पर अपना अपना रास्ता लेते हैं। कोलाहल सुनी खगन के सरवर जन अनुरागी, ये सब स्वार्थ के लखा दुर्दिन दह त्याग ही तोय तेरो जब से ही दूर ही ते ताजी आस पास को न आए। इसी प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गूढ़ व्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता का विधान करने के लिए यह आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी हुई उच्च श्रृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह जो उच्च श्रृंखलता दिखाई देती है और ध्वंस अल्पकालिकता होता है, उसके द्वारे आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है। उच्च श्रृंखलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है, नदी के स्वरूप के भीतर भी है सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि। वो क्या है? लोक गति। वो लोक गति के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब एक बधे मार्ग पर कुछ काल तक आबाद गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता की किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह छीड़ और साक्त पड़ने लगता है और गहरी विषमता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसमें वेग की उच्च श्रृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस सा नजर आता है। पर यह जो उच्च श्रृंखलता वेग जीवन का है या जगत का है, ये नित्य स्वरूप नहीं है। तो इसमें देखिए बहुत सारे जैसे दार्शनिक जीवन के दार्शनिक विचार दिए गए हैं, जो कि वाकई में देखिए क्लिष्टतापूर्ण जो हमारा भाषाई संदर्भ है, तो वो हमारे भाषा के जो एक दायरा है उससे परे जा रहा है, हमारी समझ से भी परे जा सकता है। लेकिन एक से दो बार अगर हम इस पर चिंतन मनन करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अलग अलग विषयों को समेकित किया गया है। और एक काव्य के तौर पे देखें कि एक काव्यकार जो है एक निबंधकार है, यानी जो भी कवि का कर्म है तो उसका सूक्ष्मांकन दृष्टि देखिए कि वो किन मतलब एक छोटी से छोटी बातों पर भी कैसे ध्यान ले जाता है और उन चीज़ों को हमारे समक्ष रखता है। पहले ये भी कहा जाता कि जैसे नर क्षेत्र के भीतर जो बधी रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा जो संपूर्ण जीवन क्षेत्र है और समस्त चराचर उसके क्षेत्र से मार्मिक तत्वों का चयन करने वाली सृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तृत और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंच जाता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। यहाँ पे लेखक जाके इस चीज़ को बताया है कि संपूर्ण जीवन क्षेत्र में अगर आप देखें तो एक नर सत्ता जो होता है, तो नर सत्ता हम जो अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर नर सत्ता यानी मनुष्य की जो सत्ता उसके स्थान का अनुभव तभी करते हैं जब वही है कि हमारी बुद्धि दूसरे से पार्थक की बुद्धि का परिहार हो। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंच जाता है जहां उसकी वृत्ति जो है वो प्रशांत और गंभीर हो जाती है, उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है।
तो ऐसी स्थिति में तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हो, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हो, कुछ प्रत्यक्ष हो और कुछ गूढ़ हो, जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का आलम्बन कहना चाहिए। ऐसे रासात्मक तत्व आरंभ में ज्ञानेंद्रियों उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः ये कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है और आरंभ में मनुष्य की जो चेतनता है, चेतन सत्ता, अधिकतर वो इंद्रिय जन ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही है। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। तो यहाँ पे लेखक का एक चिंतन ये भी है कि समय के साथ जैसे बुद्धि का जो है स्तर लोगों का बढ़ता गया, चिंतन का दायरा बढ़ता गया, जब वो समाज को एक संस्कृति से समृद्ध कर सकते थे, सभ्यता के आवरण में जो भी एक समस्याएं थी, एक तरीके से जो बुराइयां थी, तो उनमें एक बुराइयों को हटाकर एक तरीके से सभ्य समाज का निर्माण कर सकता था। तब तो जिनके पास भी बुद्धि थी उस बुद्धि का उन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया, अपने बुद्धि को पैसे से तौलने लगे, और जब वो बुद्धि को अपने पैसे से तौलने लगे तो समाज को निस्वार्थ भाव से कुछ भी नहीं दिए। इसलिए निबंधकार या लेखक की यही चिंता है कि जो समाज में समृद्ध बुद्धि वर्ग है, एक जो समाज को बदल सकता है, ऐसे व्यक्ति को अपने बुद्धि को पैसे के बदौलत या पैसे के व्यवसाय के तले नहीं लाना चाहिए। और आज भी देखिए समाज में बहुत से लोग हैं ऐसे जो वाकई में अपना जो चिंतन मनन है, जिससे सामाजिक परिवर्तन आ सकता है, वो कभी भी उसका व्यवसायीकरण नहीं कहते हैं। तो अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसाय या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया, अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से, वैज्ञानिक विवेचन से, अनुसंधान द्वारा उद्घाटित करना होगा और परिस्थितियों और तत्व के मर्मस्पर्शी पक्ष है उसका मूर्त और सजीव चित्रण भी उजागर करना होगा। और वही प्रत्यक्षीकरण हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता ये नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लेखक का जो ये दृष्टि है ये वही है कि कविता वो होगी जो न केवल नर क्षेत्र के भीतर है, बल्कि वो मनुष्य से इतर जाकर बाहर सृष्टि की रचना करे, संसार में कुछ नई चीज़ों को लाए, जो यहाँ पे समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान के रूप में कोई समस्याओं का समाधान प्रकटीकरण करे। तो लेखन में, निबंध लेखन में इन सारे बातों का समेकन किया गया है। बाकी देखिए ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ना चिंतन परक निबंध है। इस निबंध शैली में विवरणात्मक भी स्थिति है, विवेचनात्मक शैली भी है, तो कहीं ना कहीं ये चिंतन प्रधान शैली है। बहुत ही वैचारिक तौर पे सुगठित निबंध लिखा गया और हमें वैचारिक मंथन भी उसी तरीके से करना है। तो थोड़ा सा एक क्लिष्टता है, लेकिन मैंने इसको सरल संदर्भों में समझाने का भरपूर प्रयास किया। बाकी जो भी कमियां इसमें आपको लगती हैं तो उससे ज़रूर अवगत कराएं ताकि इसमें सुधार किया जा सके। और इनको, क्योंकि ये जीवन दार्शनिक के रूप में हमारे जीवन में बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं, तो उनको उसी रूप में लें, सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के रूप में इसको ना लें। आज के लिए इतना ही। आगे हम काव्य और व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक निबंध ही अपने आप में संपूर्णता को लिए है, तो जल्दबाजी में करने से कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। और एक चीज़ और मैं संक्षेप में, मतलब शॉर्ट वीडियो में ये क्लिक करके दिखा दूंगी कि देखिए ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। बाकी अगर आप इसका PDF आपको चाहिए तो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए और वहाँ पे जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, ये एक चीज़ ये भी है कि आप यहाँ पे जो भी है क्वेरी उसको कमेंट में पिन कर दीजिएगा, और जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।